जय हिंद मित्रों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और हम फिज़िक्स की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल रही हैं हमारी, जिसमें हम 11th और 12th के लेक्चर्स पैरेलल में चला रहे हैं। तो 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड मेज़रमेंट, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़ी थी। डायमेंशंस से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, और आज हम लोग कुछ एक और न्यूमेरिकल्स करेंगे डायमेंशंस पे 11th की सीरीज़ में, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं ये, तो आप समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिएगा कैसे करना है, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस डायमेंशन से पूछे जाते हैं, ये इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, बट आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो बाकी अगर आपको लेक्चर समझ में आता हो, पढ़ने में अच्छा लगता हो, ठीक, और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियरली आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर ले रहे हो, और जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, लेक्चर देखने के बाद उस टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस कर ले रहे हो, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि जिस पर्पज़ के साथ ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, कम से कम वो पर्पज़ तो पूरा हो, है ना। तो सबसे पहले तो सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। बोला गया है आपसे कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, अभी तक हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको बोल दिया गया है कि जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है और जो टाइम है, ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ कैसी ली गई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में ले ली गई हैं, ठीक। आपसे बोला गया है कि आपको मास का डायमेंशन बताना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो फोर्स को हम लोग F से रिलेट कर लेते, F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। F फॉर फोर्स हो जाएगा आपका, और V फॉर वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, और T फॉर टाइम हो जाएगा आपका। तो अगर आपसे बोला गया है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और चौथी जो आप मास, इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ऊपर के क्वेश्चन में, वो कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है कि जो मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये डिपेंड कर रहा होगा किस पे, फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। तो F पे, V पे एंड T पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या रूट में डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्चुअल में ये नहीं पता है कि हाँ, ये पता है कि ये डिपेंड करेगा इस पे, है ना, बट एग्जैक्टली हमको ये नहीं पता है कि किस फॉर्म में डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये मान लेंगे कि F की पावर A होगी और V की पावर B होगी और C की पावर T की पावर C होगी। अब A, B, C की जो भी वैल्यूज आएंगी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। चाहो तो आप एक लाइन और आगे लिख सकते हो कि ये M जो है आपका, M इज इक्वल टू K। K क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और ये मिल जाएगा आपको F की पावर A, V की पावर B एंड T की पावर C। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब इन सब का डायमेंशन फार्मूला आप लिख दीजिए, है ना। आपको मास का डायमेंशनल फार्मूला पता है क्या होता है, M L T। M की पावर 1 होगा, L की पावर 0 होगा, T की पावर 0 होगा। क्यों? क्योंकि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल M ही आएगा, ठीक। K का आपका कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, क्योंकि K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है। फोर्स के लिए जब आप लिखोगे तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, हमको पता है, हमने बोला भी था, आप याद रखिएगा, MLT की पावर -2। और इस पूरे की पावर कितनी है, A। वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, LT की पावर -1 और इसकी पावर B। टाइम आपके पास क्या होता है, T और इसकी पावर C। तो अगर आप देखो तो चाहो तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, K को आप K ही छोड़ दो, कोई मतलब की बात नहीं। और अगर आप M को देखोगे तो M की पावर A यहाँ से
यहाँ पे तो m है नहीं और यहाँ पे भी m नहीं है, तो m बन गया। l अगर आप देखोगे तो l की पावर a यहाँ से, b यहाँ से और यहाँ से कुछ नहीं, तो l की पावर a प्लस b बन गया आपका, है ना। t अगर आप देखोगे तो t की पावर यहाँ से आ गई है आपके पास -2a, यहाँ से माइनस का b और यहाँ से प्लस का c। क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। अगर a इंटू ए करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। a इंटू ए की पावर -3 करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, इसका +1 और इसका -3 यानी a की पावर -2। बात क्लियर। मल्टीप्लाई करने पे पावर्स जो ऊपर होती हैं ये ऐड हो जाती है, ये सब आपको पता है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हम इनको कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, m की पावर को m के साथ, l की पावर को l के साथ, t की पावर को t के साथ। यानी कि जो भी आपके पावर्स होंगी और जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर पावर है ना, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर है उसको उसके साथ हम कंपेयर कर देंगे, है ना। तो m को m के साथ जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से m की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे m की पावर कितनी है a, मिल गया। ठीक, l को जब कंपेयर करोगे l के साथ तो यहाँ पे l की पावर कितनी है 0 और इधर कितनी है a प्लस b, मिल गया। अगर आप देखोगे तो अगर a की पावर a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो ऊपर से तो ये मिल जाएगा 0 बराबर 1 प्लस b, और यानी कि b की b वैल्यू आपको मिल गई कितनी -1 मिल गई। ये भी डब्बे में बंद कर दो और ये भी डब्बे में बंद कर दो। तीसरा जो आपके पास मिलेगा 0 और यहाँ से मिल जाएगा -2a माइनस का b प्लस का c। तो आप a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकाल दो। तो जैसे ही आप a की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0 बराबर -2 इंटू 1, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही रहेगा और ये माइनस का, और b की वैल्यू भी -1 है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस का c। तो जब c की वैल्यू निकालोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस का। बात क्लियर। तो आपने a b और c की वैल्यू निकाल ली, ठीक, a b और c की वैल्यू निकाल ली, और आपको मास का डायमेंशनल फार्मूला बताना है f v और t के टर्म में। तो हम बता देते हैं अब हमको जो चाहिए, क्योंकि मास हमारा जो था, ठीक, ये था कि f की पावर a, v की पावर b एंड t की पावर c। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो कि f जो होगा, f की पावर a का मतलब क्या, f की पावर 1 और v की पावर b का मतलब क्या -1, तो v की पावर -1 और c की पावर जो है जैसे है वैसे ही रख दो। तो ये आपका मास आ गया। अगर आपके ऑप्शन में केक लगा हुआ था आगे तो आप चेक कर लेते, और नहीं लगा हुआ था तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो यही बनेगा, है ना। तो जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, जिसका आपको डायमेंशन निकालना है वो क्या है, f v की पावर -1 t की पावर 0। बात क्लियर। तो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर था, आंसर भी आपका एकदम क्लियर है। बात क्लियर। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी और आपने आसानी से क्वेश्चन को समझ लिया, आपने आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसी पे, है ना, एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको क्या दिया जाएगा, किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के फॉर्म में दिया जाएगा। कभी कभी आपको डायरेक्टली दिया जा सकता है, कभी कभी आपको इनडायरेक्टली दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली बोला गया था कि जो आपके पास क्वांटिटी है मास, वो फोर्स और किस पे, वेलोसिटी और किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रही थी, ठीक। तो हमको फोर्स, चूंकि जो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम थी तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में ली गई थी, है ना। तो जो हमको m का डायमेंशन फार्मूला बताना था वो f v और t के फॉर्म में बताना था। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन आप एक कर लो तो मामला थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन, इफ द एनर्जी E velocity V and time t ठीक are the fundamental quantities ठीक, then find the formula of surface tension। ये भी आपका किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और आपको इनकी हेल्प से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालना है ना। तो हमारा काम वही है, पुराना क्या कि सरफेस टेंशन को हम लोग F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फोर्स है ठीक, और ये आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E, V और T के। फिर से वही पुरानी बात, हमको ये पता है कि ये जो F है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, बट ये नहीं पता है किस फॉर्म में डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। बात क्लियर। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, इन सबकी डायमेंशनल फार्मूला हमको लिख देना है। ये आपका क्या है, ये आपका सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता था हमने बताया था निकालते टाइम पे क्या होता है, ये F/L होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना। और ये क्या मिलेगा, mLt की पावर -2 अपॉन में L, तो L से L गया, क्या मिलेगा, mt की पावर -2। बात क्लियर। तो उठा के यहाँ पे रख दो, mt की पावर -2 मिल गया भाई साहब। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आप इक्वल मार के k लगा लो, और E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का क्या बताया था, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है ना। तो mL² की पावर -2, और इसके ऊपर A प्लस वेलोसिटी LT की पावर -1, इसके ऊपर B इंटू टाइम है, टाइम का T, इसके ऊपर C। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब फिर से वही आप चाहो तो अलग कर लो, है ना। तो mt की पावर -2 इधर से आया, और जब यहाँ से आप इसको अलग करोगे तो k आपका कांस्टेंट है, k से कोई मतलब नहीं। m की पावर a मिलेगा यहाँ पे, देखो, और यहाँ पे m है नहीं, और यहाँ पे भी m नहीं है। साफ साफ दिख रहा है भाई सबको। यहाँ पे l की पावर 2a, और यहाँ से b, और यहाँ पे नहीं है, तो l की पावर आ गई 2a प्लस b, है ना। और t की पावर जब आप देखोगे तो t की पावर मिलेगी -2a और -b प्लस का c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं, वही पुरानी कहानी। तो यहाँ पे l नहीं है, तो l की पावर कितनी होगी, 0 होगी, है ना। जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो 1 बराबर a, ठीक, m का m के साथ, फिर l का l के साथ, तो l की पावर 0, और यहाँ पे l की पावर कितना, 2a प्लस b, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 2a प्लस b। तो हमको पता है a बराबर 1 है, तो a बराबर 1 आप यहाँ पे चिपका दो इसी टाइम पे, तो 0 बराबर 2 × 1 प्लस b, और तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास -2। कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों को हम डब्बे में कर देते हैं बंद। बात क्लियर। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है t की पावर हमको कंपेयर करनी पड़ेगी, तो कंपेयर कर लेते हैं। -2 इधर से, और उधर से कितना, -2a -b प्लस का c। बात क्लियर। तो उठा के वैल्यूज इसमें चिपका देते हैं। तो a की वैल्यू आपकी 1 रखोगे तो ये -2 ही रहेगा, और b की वैल्यू जब आप -2 रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना, +2। बात क्लियर। और c आपका c ही रहेगा, और इधर आपका -2 ही रहेगा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, और c की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, -2। कोई दिक्कत
ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब हमको ए बी सी मिल गया तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बनेगा एफ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर ए का मतलब 1, ठीक, और v की पावर b का मतलब माइनस का 2 और c की पावर भी माइनस का 2। बात क्लियर? तो ये हमारे पास बन गया क्या, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ई वी और टी के टर्म में। बात क्लियर? किसके टर्म में बन गया, ई वी और टी के टर्म में, ठीक। तो ऐसा बड़ा इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं था। तो बस आपको करना क्या था, आपसे जो चीज़ बोली गई है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेंथ, टाइम और जो चीज़ जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन था, है ना, लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T और टेम्परेचर के लिए थीटा, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप उसको फंडामेंटल लेके चलो तो आप इस फॉर्मूले को MLT के फॉर्म में लिखते, है ना। चूँकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो ये एनर्जी है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक फंडामेंटल है और टाइम भी एक फंडामेंटल है, यानी कि आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो ई वी और टी के फॉर्म में बनाना है। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो मेन फॉर्मूला बनाया वो ई वी और टी के टर्म में ही बनाया। बात क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप अगर बुक उठा के देखोगे तो प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, चाहे जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे फिर नीट का एग्ज़ाम हो। बात क्लियर? इसके अलावा जो इसमें और भी कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, जिनकी लैंग्वेज आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रहोगे कि क्वेश्चन में है क्या। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप उसको समझ लोगे तब आप उसको सॉल्व कर लोगे। बात क्लियर? तो हम एक क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, तो आपको करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक। सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करोगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद जब आपको कोई प्रॉब्लम लगे तब आप देखोगे। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ dimension of length that can be formed out of C G, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल G, एंड ई की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। क्वेश्चन आपका ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, जिसकी डायमेंशंस किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है। बात क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन अगर आप देखो तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके ही है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि एक फोर्स है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखो तो वहाँ पे बताया गया था सरफेस टेंशन जो है वो आपका एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में दिया गया था, क्वेश्चन में बोला गया था। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी, बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ है, यानी उसकी डायमेंशन L की पावर 1 होगी केवल, बस, यानी L। बात क्लियर? अब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसे बनी, वो बनी है सी जी और दिस। अब बात आती है कि ये जो C है, ये G है और ये क्या है, तो इसके लिए क्वेश्चन में बताया गया है जो C है आपका, ये है स्पीड ऑफ लाइट। बात क्लियर? और G जो है आपका, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात क्लियर? और जो ये अगला है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए ई क्या है, इसमें ई है आपका इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सीधे सीधे आप लिख सकते हो या इलेक्ट्रॉन लिख लो, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जो एप्सिलॉन नॉट ये जो होता है ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस। बात क्लियर? ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी गई थी। तो आपको करना क्या है, हमको पता है कि एक क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस लेंथ है, वो क्वांटिटी सी जी और इससे बनी हुई है। तो अपना काम क्या है, अपना काम क्वांटिटी हम मान लेते हैं कुछ, है ना। तो हमने क्वांटिटी को डायरेक्टली मान लिया कि हमारी क्वांटिटी जो थी वो एल है, तो एल ही थी, हमने बना दिया भाई। अब ये जो एल है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सी पे डिपेंड कर रहा है, ये जी पे डिपेंड कर रहा है, और ये पूरा का पूरा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। और इसकी पावर हमने क्या बताया, ए इसकी बी इसकी सी। बात क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन दोनों किए सिमिलरली वैसे ही किया, कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट का मतलब जो स्पीड की डायमेंशंस होंगी वही सी की भी होंगी, जो वेलोसिटी की होती हैं वही सी की भी हो जाएंगी। तो जो इसका क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1। ये तो आपकी स्पीड निकल गई भाई। जी आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके लिए आपको पता है कि ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पे। यानी कि अगर जी की आप यूनिट ढूंढोगे तो क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मिलेगा ना भाई साहब, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप बना लो, क्या था, न्यूटन के लिए एम एल टी की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, कट्टम पिट्टम मारा, एक एल से एक एल गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। तो यहाँ पे उठा के रख दो, एम की पावर -1 एल की पावर 3 एंड टी की पावर -2, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी पावर कितनी है, बी। अब बात आती है ये वाली क्वांटिटी जो है ये क्या है। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी होती है ये भी एक फोर्स से आई है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जब आप 12th के क्लास में जाओगे तो 12th की क्लास में आपका जो पहला चैप्टर मिलेगा वहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही डील करोगे। बात क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला होता है के एफ बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर? Q1 Q2 की जगह पे आप अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। बात क्लियर? तो अगर आप देखो तो इतना आपको यहाँ पे रोकना है और इस दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आपको चाहिए थी, तो ये आया कहाँ से, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, और फोर्स का आपको पता है कितना होता है, एम एल टी की पावर -2, और एल स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 का पावर सी। ये हो गई आपकी कहानी, इतनी बड़ी थी बस। इसको आप लिख लो m की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं था इसमें, बस करना क्या है, आपको कंपेयर कर देना है। पहले m की पावर में कंपेयर कर लो, तो m देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका m है, कितना है माइनस का b, और यहाँ पे भी है c। यानी कि इस बार तो आपको कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। m की पावर 0 मिल गई, यहाँ से m कुछ नहीं मिला, यहाँ से मिला आपका माइनस का b, और यहाँ से मिल गया आपका c। ठीक, तो -b + c पहली इक्वेशन आपको मिल गई। दूसरी इक्वेशन जब आप L से फॉर्म करोगे तो L का यहाँ पे कितना पावर है, 1। ठीक, और यहाँ पे A, यहाँ पे जब आओगे तो B इंटू 3, तो 3B बन जाएगा, वो भी प्लस का। यहाँ पे जब जाओगे तो आपका प्लस का 3C मिल जाएगा, प्लस का 3C मिल गया भाई साहब। ठीक, आगे आते हैं C वाले पे, तो T की पावर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, तो इधर तो 0 हो गया। यहाँ पे C है, यहाँ पे देखो C नहीं है। ठीक, T की पावर पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस का A, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 2B, और यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस का 2C। बात क्लियर? अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें 3 इक्वेशन हैं और 3 अननोन है ना। तो आपके सामने चैलेंज बस इतना सा है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके कर लो, बस एक बार चेक कर लो कि इक्वेशन सही बनाई है कि नहीं बनाई है।
m की पावर यहाँ पे 0 थी इस साइड, तो इधर 0 है। इस साइड m की पावर कुछ थी, हाँ बिल्कुल थी, b की पावर -1 थी और c की पावर 1 थी, तो हमने b की पावर -1 c की पावर 1 कर दिया। l की पावर इस साइड 1 थी, तो 1 हो गई। इस साइड आपकी a है, यहाँ से 3b है और यहाँ से 3c है, बन गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। c की आपकी पावर t की पावर इधर से 0 थी, इधर से 0 है, इधर t की पावर -1 है, इधर माइनस का 2b है, इधर माइनस का 2c है, बन गई। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यूज़ आए वो यहाँ पे पुट कर देनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप चाहे तो अपने आप से ट्राई कीजिए, ठीक, या फिर हम ट्राई कर देते हैं, आप उस ट्राई करने वाली जो चीज़ें आएंगी उसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, है ना, क्योंकि ट्राई करना आती है आवश्यक है, बिना ट्राई करे काम नहीं चलने वाला। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस का b प्लस का c बराबर 0। ठीक, यानी अगर आप यहाँ से निकाल देखते हैं तो हम क्या निकालेंगे, b बराबर c। पहले हमको मिल गया कि जो b है वही किसके बराबर है, c के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली दोनों इक्वेशन है इसमें c की जगह पे b पुट कर देते हैं, है ना। तो जैसे c की जगह पे b पुट करोगे तो मिल जाएगा a प्लस का 3b प्लस का 3b बराबर 1। हमने क्या करा, b की जगह c की जगह पे b पुट करा, नीचे वाली इक्वेशन में भी यही कर लो। तो माइनस का a माइनस का 2b माइनस का 2b बराबर 0। तो ऊपर से देखो इक्वेशन मिल गई, a प्लस का 6b बराबर 1 और नीचे से मिल गई a माइनस का 4b बराबर 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे ऐड करने पे ये 1 कट जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2b और 2b बराबर 1 मिल जाएगा और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2। कोई समस्या की बात नहीं, b की वैल्यू 1/2 मिल गई तो c की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल गई, कितनी, 1/2। ध्यान से आप देखो, b बराबर क्या था, c, और जब b और उसकी वैल्यू मिल गई तो a की भी मिल जाएगी। a की वैल्यू के लिए आप दूसरी या तीसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो और देखो, है ना। तो हम क्या करते हैं, तीसरी वाली में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जब तीसरी वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, -a बराबर 4 × b 1/2 और ये कटा 2 और यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। बात क्लियर। जब आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई तो उठा के आप इसमें पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस वाली पॉइंट को रफ करते हैं और यहाँ पे आपको देते हैं फाइनल आंसर, है ना। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, l की पावर जो है वो तो 1 ही रहेगी और यहाँ से क्या आ जाएगा, c की पावर a यानी c की पावर -2। ठीक, g की पावर कितनी है, b यानी g की पावर कितनी, 1/2 और इस पूरे की पावर e² / 4πε0, इसकी भी पावर कितनी, 1/2। तो हो सकता है आपको फार्मूला डायरेक्ट ऑप्शन में कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिया रहा हो या इसी को थोड़ा अरेंज करके ऑप्शन दिया रहा होगा, बात क्लियर। लेकिन आपका जो आंसर रहा होगा वो यही रहा होगा, कोई दिक्कत की बात। तो क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा था थोड़ा सा बड़ा, है ना, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे हमको आगे बढ़ते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक, तो हमने अभी तक का जो कॉन्सेप्ट सीखा वो ये सीखा कि अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि कोई क्वांटिटी किसी और क्वांटिटीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है ना, वो क्वांटिटी कहीं किसी से भी बनी हो, तो हमको क्या करना है कि जो क्वांटिटी बोली जा रही है उस क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि किस फॉर्म में एग्जैक्टली वो उस पर डिपेंड है, तो हम पावर अपने आप से मान लेंगे a b c। ठीक, अगर 2 हैं तो a और b से काम चल जाएगा, 3 है तो a b c हो जाएगा, 4 भी होती तो a b c d बना लेते, बस हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे 1-2 बढ़ जाती। बात क्लियर। तो आपको बेसिक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखेंगे इस पर जो थोड़े से और अच्छे हैं, है ना, उसके तत्पश्चात हमारा काम आज का ओवर हो जाएगा और इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, ये टॉपिक भी ओवर हो जाएगा। ठीक, तो आप सोचिए, एक बार क्वेश्चन पे विचार कीजिए कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन। देखने में हमारा बोर्ड तो पूरा सा भर गया, आपकी कॉपी भरी कि नहीं भरी वो आप जानो, है ना। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर मान लो दीवार होती है, कभी कपड़े टांगने वाले हैंगर वो देखे हो घर पे, छत पे क्या होता है कि छत पे हम लोग कपड़े सुखाने के लिए एक दीवार में कील लगा के और उस पर रस्सी बांध देते हैं, एक स्ट्रिंग। तो मान के चलो कि एक स्ट्रिंग है दीवार पे बंधी हुई है ना, और स्ट्रिंग है तो उसका कुछ मास भी होगा, कुछ रस्सी का वजन भी होता है ना। तो जब आप उसको टाइट करके खींचोगे तो उसमें एक तनाव आएगा। बात क्लियर? खींचने के बाद आपने उसको हल्का सा पुश करके छोड़ दिया तो देखना है उस पर एक वेव बनती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। वेव है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ तरंगदैर्घ्य होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, कुछ इसका वेवलेंथ होगा, कुछ इसकी आवृत्ति होगी, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ वैसे ही है। आपसे बोला गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ stretched string depends upon the टेंशन मतलब फोर्स जो स्ट्रिंग में जनरेट हुआ, लेंथ किसकी लेंथ? स्ट्रिंग की लेंथ, एंड मास भी उसका कुछ होगा, एंड मास पर यूनिट लेंथ, है ना। ठीक, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको फार्मूला डिराइव करना है किसका? उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक, तो आप लिख लो डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे तो कुछ अलग कंडीशन थी। पिछले क्वेश्चन में आपको एक डायमेंशन फाइंड करनी थी, है ना, जो आपको क्वांटिटीज दी थी उनके टर्म में। बात क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन बताई गई है। बोला गया है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। जैसे आपसे क्या बोला गया कि कोई हमारे पास दीवार से बंधी हुई एक स्ट्रिंग है जिसको आपने स्ट्रेच कर रखा है, टाइट कर रखा है, तो वो उसमें जब आप उसको पुश करते हो तो उसमें एक वेव फॉर्म होगी। अगर वेव फॉर्म होती है तो इसका मतलब क्या कि उसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगी। तो आपसे बोला गया है कि वो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है एग्जैक्टली उस रस्सी में, वो उस स्ट्रिंग में जितना भी टेंशन जनरेट हो रहा है ना, तनाव फोर्स, टेंशन, उस पर डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एंड मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। बात क्लियर? अब आपसे बोल दिया कि चल भाई फार्मूला डिराइव कर दे, चल भाई फार्मूला डिराइव कर दे। तो आपको करना क्या है? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। मान लेते हैं भाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ है और ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये हमारे पास एफ पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और किस पे? मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, ध्यान रखना बोला गया है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये जो m होगा यहाँ पे, ये कैपिटल M/L होगा। बात क्लियर? यानी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तभी तो आपका बनेगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये बन गया। अब आपको पता है कि हमको ये पता है कि ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है, बट कितना डिपेंड कर रही है एग्जैक्टली नहीं पता है। तो आप क्या कर लो कि इसकी पावर a लगा लो, इसकी पावर b लगा लो, इसकी पावर c लगा लो। बात क्लियर? कहानी एकदम साफ। अब आपको पता होना चाहिए इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होती हैं? फ्रीक्वेंसी होती क्या है भाई? आवृत्ति क्या है? 1/टाइम पीरियड, यानी कि इसकी जो वो मिलेगी आपकी डायमेंशंस, वो मिल जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, यही तो आएगी। इधर से जब आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा? ये तो आपका फोर्स हो गया। कैसा फोर्स? टेंशन फोर्स है तो कोई बात नहीं, फोर्स होता है mLt की पावर -2, और इसकी पावर कितनी है? a। ये आपका लेंथ है तो इसकी पावर कितनी हो गई? b। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे देख लेना मास पर यूनिट लेंथ आएगा तो ml की पावर -1 की पावर c। कुछ ऐसा कहानी आपके सामने रिप्रेजेंट होके आई। ठीक, तो काम वही करते हैं। चाहो तो आप पहले एक स्टेप में अरेंज कर लो, या फिर आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो डायरेक्टली कंपेयर कर लो तो इधर m की पावर 0 मिल गई और इधर m की पावर कितनी मिल गई? a यहाँ से, है ना। देखो इसकी पावर a यहाँ से आ गई और बाकी यहाँ से c मिल गई, तो a + c मिल गई।
पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई। एल की पावर यहाँ से 0 मिल गई और यहाँ से एक एल की पावर ए मिल गई, है ना, और यहाँ से बी मिल गई और यहाँ से आपकी माइनस का सी मिल गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा जब आप टी देखोगे तो इधर से टी की पावर -1 आ गई और यहाँ से टी की पावर माइनस का 2a आ गई और यहाँ पे तो टी है नहीं और यहाँ पे भी टी नहीं है। बात क्लियर? तो टी की पावर, अब ए की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्टली आप निकाल लो। तो ए की वैल्यू जो आपको मिल गई वो कितनी मिल गई? 1/2। जब ए मिल गया तो आपका सी भी देखो यहाँ से मिल जाएगा और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1/2। वाह भाई वाह, 2 हमको मिल गई। तीसरी वाली जब आप निकालने के लिए जाओगे बी की वैल्यू, तो बी के लिए हमको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये 0 बराबर ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू -1/2, है ना, और सी की वैल्यू माइनस का सी, तो ये दोनों गए, यानी सी की वैल्यू क्या मिल गई? 0। ये तो और अच्छी बात हो गई। तो यानी जो आपका फॉर्मूला बना एग्जैक्टली वो क्या मिला? वो मिला एफ की पावर ए और एल की पावर बी। ठीक, यानी जो आपका फॉर्मूला बना, इसको मैं रफ करता हूँ या इधर कॉर्नर पे लिख लेता हूँ। आपका जो फॉर्मूला बना फ्रीक्वेंसी का, ये बना के आपका क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और फॉर्मूला जो मिला वो मिल गया एफ की पावर ए। ठीक, तो एफ की पावर 1/2 और एल की पावर 1/2 और एम की पावर सी का मतलब क्या हो जाएगा? सी का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, सही किया ना सब? इसका मतलब 0 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी जो आपको f का फॉर्मूला मिल गया, क्या कुछ गड़बड़ किया? a की पावर, ओ सॉरी गलती करी यहाँ पे, देखो भाई a की और c की हमको पता थी, b की निकालनी थी ना, ये गड़बड़ कर दिया। वही मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी गलत कहाँ से हो सकता है। b और c की वैल्यू आपको क्या कितनी मिली थी? -½ तो ये हो जाएगा +½ तो b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। ठीक, तो 1 मिल गई, बाकी सब कुछ ठीक है। तो b की वैल्यू मिल गई 1 और c की मिल गई -½ अब उठा के चिपका दो, फॉर्मूले को अरेंज कर दो, काम खत्म। तो ये मिल गया KL और ये मिल गया F और ये M, ये इसको आप कर लो अंडर रूट में F/m। बात क्लियर? तो आपको जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला कुछ इस टाइप का मिल गया, F = KL √ F/m। F क्या है? टेंसाइल फोर्स और M क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। बात क्लियर? तो इस टाइप का कभी कभार न्यूमेरिकल आपसे पूछ दिया जाता है, जिसमें क्या बोला जाएगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो किन्हीं 2 या 3 जो क्वांटिटीज़ हैं उन पे डिपेंड कर रही है। आपसे बोला जाएगा कि आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। बात क्लियर? अगर आप चाहो तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हो, है ना। जैसे आप अपने मन में कोई एक फॉर्मूला सोचो, जैसे आपने एक क्वांटिटी सोच ली फोर्स। बात क्लियर? तो मैंने आपसे बोल दिया कि भाई जो फोर्स है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। बता दिया बस आपसे कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन मास, लेंथ, टाइम ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव द फॉर्मूला। तो आपको करना क्या है? उस फोर्स को उन जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई है उन फॉर्म में आपको लिखना है ना। अरे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने सोच लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी, बोल लिया कि वर्क होता है, ठीक है, मैंने कहा हाँ होता है। आपने बोला सर वर्क जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। फिर आपने बोला नहीं सर वेलोसिटी के साथ फोर्स पे डिपेंड करेगा, मैंने कहा ठीक है करवा दो। आपने बोला चलो एनर्जी पे भी डिपेंड करवा देते हैं, हमने कहा करवा दो। आप फॉर्मूला बना दो, तो आपको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर वर्क लिखो और इधर आप v की पावर a, f की पावर b, e की पावर c। अब आपको करना क्या है? इसके डायमेंशंस लिखो, इन सब के डायमेंशंस लिखो, कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यूज निकालो और उठा के यहाँ पे रख दो। तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क का एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा जो वेलोसिटी, एनर्जी और ई पे डिपेंड करता है। बात क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने आप से सोच सकते हो, बना सकते हो और कर सकते हो, है ना। तो आपको करना क्या है कि आप उठाइए अपनी बुक, अपनी प्रीवियस ईयर बुक जो भी है आपके पास, और देखिए उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उनको करिए, है ना, और कोशिश करिए कि वो क्वेश्चंस आपसे निकल जाएं।
ठीक। और अगर नहीं निकलते हैं, गलती होती है कहीं पे, तो उसको एक बार फिर से चेक करिए कि क्या आपने कॉन्सेप्चुअली सही किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो फिर बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। आपने जी की वैल्यू सुनी होगी, कितनी होती है, सबने पता है कितनी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये कैसी है, एसआई सिस्टम में है। बात क्लियर है। तो आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन है, और इसको करने के बाद हम लोग क्लास आज की डायमेंशंस ओवर कर देंगे, है ना। और आपको करना क्या है कि ढेर सारे डायमेंशन के क्वेश्चन करिए, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमारा जो ग्रुप होगा, ठीक, आप फेसबुक पेज पे भेज सकते हो क्वेश्चन, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके क्वेश्चन अपने सेंड कर सकते हो। आपको वहाँ पे अगर कोई डाउट होगा तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। और वहाँ पे आप क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो जाएगा। ठीक, तो आपने इसको करने से पहले अगर आपको पता होगा तो हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी, N1U1 = N2U2, है ना। आपको पता था जो भी अगर कोई मैग्नीट्यूड है किसी क्वांटिटी का, वो किस पे, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट पे डिपेंड कर रहा था। तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप देखो तो ये यूनिट सिस्टम 1 हो गया, सिस्टम 1, और ये सिस्टम 2 हो गया। ये आपका MKS मान लो, ये आपका CGS मान लो, कोई दिक्कत भाई। ये आप चाहो तो CGS मान लो, या इसको आप SI सिस्टम मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो n की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 पता है। ये हम पीछे क्वेश्चन इस टाइप में कर चुके हैं कन्वर्जन। यूनिट जो है, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना लो। अच्छा, इसको आपको CGS में कैलकुलेट करना है, तो यानी कि N2 की वैल्यू आपको पता नहीं है और U2 की वैल्यू पता है। U2 क्या है, न्यूटन का अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, CGS डाइन, है ना, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी का ग्राम स्क्वायर, मिल गया। ठीक, अब आगे आप इसको सॉल्व कर दो चाहो तो। कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा आप देख लो, N2 को रोक लो, 6.67 × 10⁻⁻11 चिपका दो, न्यूटन के नीचे डाइन को पटक दो आके, तो न्यूटन अपॉन डाइन बाबा आ गई, न्यूटन के नीचे डायन, क्योंकि डायन को न्यूटन ही हैंडल कर सकता है ना, वो डायन है, न्यूटन साइंटिस्ट है। तो ये जब जी ऊपर आएगा तो जी ऊपर चला गया और केजी नीचे आ गया, और इस सब का स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखना, ऊपर स्क्वायर चल लगा देते हैं, काम खत्म। काट वाट दो जो भी काटना है। 6.67 × 10⁻⁻11। अब आपको पता है कि 1 न्यूटन में कितना डायन, 10⁵, तो इसको लिखेंगे 10⁵ डायन, है ना। और नीचे भी एक क्या हो गई, डायन, तो एक डायन से एक डायन उड़ जाएगी, डायन से डायन उड़ गई, बचा क्या, 10⁵। मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वो मीटर का स्क्वायर है तो कितना लिखोगे, 100 × 100, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्राम केजी वाला कहानी देख लो, तो ऊपर ग्राम नीचे केजी, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000, तो 1000 × 1000 कर दो, और यहाँ पे केजी कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। भाई दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर कैमरे में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्या, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको करते रहो। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बाकी आप सबको अरेंज कर लो। यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0,
तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 कटे, बचे कितने 2, तो 2 आप यहाँ से उड़ा दो, बचा 3। बात क्लियर। अब इन सबको अब मल्टीप्लाई कर लो तो बचा कितना, इंटू आपको मिल गया 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और ये आपका जो था कन्वर्ट हो गया किसमें, सीजीएस में। बात क्लियर। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा, है ना। और करना क्या है आपको, अगर पसंद आया हो, समझ में आई हो चीज़ें एकदम कायदे से, है ना, आपको लगता हो कि इस लेक्चर को देखने के बाद कि आप प्रीवियस ईयर जेईई और नीट के क्वेश्चन कर सकते हो, आप इस लायक हो रहे हो, तो आपको करना क्या, उठा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक, वो भी पढ़ें वो भी बढ़ें, क्योंकि हमारे इंडिया में कहा जाता है सब पढ़ें सब बढ़ें। बात क्लियर। चलता हूँ, जय हिंद। फिर अगले लेक्चर में मिलूँगा। बाय बाय।